हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। और आज हमारे पास सबसे पहले है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस, जो 2-3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स रिपीट हुए हैं बच्चा, ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो ऐसा एक न्यूमेरिकल उठा के मैं लाया हूँ आज आपके लिए। मेरे पास हैं 2 वायर हैं जिनकी लेंथ इक्वल है और रेजिस्टेंस भी सेम है। एक नंबर एक बात कि अगर मैं कॉपर के लिए बात कर रहा हूं तो यहाँ इसकी जो लेंथ है वो है L2 इज इक्वल टू L और रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू R, और यहाँ लेंथ L1 इज इक्वल टू L और रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू R, मतलब रेजिस्टेंस दोनों के सेम है। बाकी चीजें आपको गिवन है, आप इनसे बताइए कि इनमें से कौन सा वायर है वो लाइटर है और एल्यूमिनियम वायर को क्यों प्रेफर किया जाता है पावर सप्लाई वाले वायर्स में, जो हमारे ऊपर से घरों की छतों के ऊपर से निकलते होते हैं वायर्स। ठीक है, तो उनमें एल्यूमिनियम यूज क्यों किया जाता है, कॉपर क्यों नहीं यूज किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना जी। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम कॉपर के लिए। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कॉपर के लिए मान लीजिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हम मान लेते हैं कितना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं A2 के बराबर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं A1 के बराबर। मतलब इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे पास A2 और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हमारे पास कितना, A1। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो यहाँ पे R2 वर्ड यूज कर लीजिए, R2 इज इक्वल टू रो टू L2 बाय A2। इसी तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस को अगर देखा जाए तो R इज इक्वल टू रो 1 L1 अपॉन A1, रो 1 L1 अपॉन A1। अब मास अगर मेरे को निकालना हो इस एल्यूमिनियम वायर का, मान लीजिए इस एल्यूमिनियम का नहीं कॉपर का, तो मास M2 क्या होगा, मास होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या बेटा, वॉल्यूम। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी है रो 2 और वॉल्यूम होगा A2 इंटू L2, दिस इज इक्वल टू क्या, M2। इसी तरह से यहाँ पे मास क्या होगा, M1 डेंसिटी है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी थी जी D2, सॉरी D2 या D ले लीजिए कोई बात नहीं, D2, और यहाँ पे डेंसिटी है जी D1, एरिया है A1 और लेंथ है L1, ये D1 मान लीजिए आप। ठीक है, डेंसिटी। तो अब यहां से देखिए लेंथ तो सभी की बराबर है, तो आपके पास M2 की वैल्यू कितनी आ गई, D2 डेंसिटी कितनी है इसकी 8.9, एरिया A2 है, L2 आपका L के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे डेंसिटी है 2.7 इंटू A1 और लेंथ L1 आपकी L के बराबर है, दिस इज मास M1। अब आपको क्या चाहिए, आपको दोनों के मासेस आपने निकाल रखे हैं। अब आप क्या कहते हो, यहां से कहते हो कि एज रेजिस्टेंसेस तो बराबर हैं तो R1 इज इक्वल टू R2। अगर R1 R2 के बराबर हुआ तो यहां से रो 2 L2 A2 दैट शुड बी इक्वल टू रो 1 L1 और A1। अब आपको पता है कि रो 1 L1 और L2 तो बराबर है, तो आपके पास रो 2 अपॉन रो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1। यानी कि यहां से A2 अपॉन A1 आपके पास किसके इक्वल आ गया, रो 2 की वैल्यू कितनी है जी, रो 2 की वैल्यू है जी 1.72 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस कितना 8, और रो 1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2.63 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8। माइनस 8 से माइनस 8 कैंसिल हो गया, A2 अपॉन A1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू हमारे पास बन के आई है, उस वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ। ये देखिए मास M1 अपॉन M2, तो मास M1 अपॉन M2, तो M1 अपॉन M2 क्या आ रहा है मेरे पास 2.7 A1 L अपॉन 8.9 A2 इंटू L, L से L कैंसिल हो गया। A1 अपॉन A2 की वैल्यू मेरे पास पड़ी है
A1/A2 की वैल्यू कितनी है, इसकी उल्टी वैल्यू लिख दो, तो इसकी उल्टी कितनी होगी 2.63 और डिवाइड बाय 1.72। तो यहां से आपके पास आ गया बेटा m1/m2। तो m1/m2 की वैल्यू कितनी आएगी, m1/m2 की वैल्यू आ जाएगी नियरली इक्वल टू 1/2, नियरली इक्वल टू 1/2, यानी कि 2 टाइम्स m1 किसके बराबर है, m2 के बराबर है। लेंथ इक्वल थी उनकी, रेजिस्टेंस इक्वल था, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी मास m2 बड़ा हुआ या m1 बड़ा हुआ, ऑफ कोर्स मास m2 बड़ा हुआ, ठीक है। तो m2 किसका मास था, ध्यान से देखो, m2 आपने किसका मास माना था, m2 मास माना था आपने कॉपर के लिए, तो कॉपर का मास क्या हुआ, ज्यादा हुआ, किससे, एल्यूमिनियम से। दैट्स व्हाई हम एल्यूमिनियम को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। हम किसको प्रेफर करते हैं बेटा, एल्यूमिनियम को प्रेफर करते हैं। इसका यही रीजन है बच्चा, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम एल्यूमिनियम को क्यों प्रेफर करते हैं, तो हमारे पास आंसर बन चुका है, हम इसलिए एल्यूमिनियम को प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि लेंथ सेम होते हुए भी मास क्या आ रहा है, मास डिफरेंट आ रहा है, और डिफरेंट कैसे आ रहा है, ये 2 टाइम्स m1 का किसके इक्वल आ रहा है, m2 के इक्वल आ रहा है। दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम इज प्रेफर्ड। 2 into m1, ये किसका मास है, 2 into m1, मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर, ठीक है। दैट्स व्हाई सो मास ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन मास ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कॉपर का मास ज्यादा हुआ तो ये अपने वेट के कारण क्या हो जाएगा, इस तरह से मान लीजिए कि हमने यहाँ अपने ही वेट के कारण ये इस तरह की पोजीशन में आगे खड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर एनर्जी लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो ये था भी न्यूमेरिकल नंबर 16 एनसीईआरटी का, न्यूमेरिकल नंबर 16 एनसीईआरटी का, ठीक है। बहुत ही ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल, अब मैं न्यूमेरिकल नंबर 22 एनसीईआरटी में चले जाओ बच्चा। न्यूमेरिकल नंबर 22 एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 22, देखो कैसे सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में चले जाओ जी, न्यूमेरिकल नंबर 22 में, हाँ जी। देखो भाई 22 न्यूमेरिकल नंबर 22 की स्टेटमेंट को पढ़ लो बेटा ध्यान से। इस तरह के न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, और 22 और 23 2 बार आया बेटा, 23 2 टाइम्स, ठीक है। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में ये न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है बच्चा, ठीक है। तो आप इसको बड़े ध्यान से करेंगे। स्टार्टिंग हम करते हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 22। देखो जी क्या कहा गया है हमें यहाँ पे, कहते हैं कि फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर विद द सेल ऑफ, देखो बेटा पोटेंशियोमीटर में 2 सेल लगी हुई, एक तो ड्राइवर सेल बोलते हैं, ड्राइवर को मेन अपन बोलेंगे भी, मेन यही है जो करंट का सप्लाई करती है। मैं आपको बता दूंगा कि ड्राइवर कौन सी है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं बहुत सारे बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। प्लीज ध्यान से पढ़ें इसे और ध्यान से कवर करें बच्चा। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आज आप इस न्यूमेरिकल को समझ लेंगे, आप मान के चलिए कि इसके न्यूमेरिकल में कभी नहीं अटकेंगे आप। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ बैठे हैं प्लीज बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीजों को कवर कर लें बेटा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाई है ड्राइवर बैटरी, ड्राइवर है हमारी यहाँ पर, ये देखो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है ना जी। इसको बोलते हैं बेटा ड्राइवर सेल, और ड्राइवर सेल की वोल्टेज हमेशा आपने जो प्राइमरी सेल यूज करी है ना उससे बड़ी होनी चाहिए। अब कैसे, मान लीजिए कि यहाँ हमने एक प्राइमरी सेल कनेक्ट कर रखी है ऐसे, मान लीजिए ये डायग्राम आपको गिवन है, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ये आपका गिवन डायग्राम है, और यहां हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, ये देखिए यहां हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर के थ्रू,
गैल्वेनोमीटर के थ्रू। ये देखो, ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर को जोकी से कनेक्ट कर दिया, और जोकी कैसी है बेटा, मूवेबल है ऑन द वायर। ये देखो भाई, देखो बच्चा, यहाँ पे लेंथ का ये भी मतलब नहीं होता कि ये फिक्स लेंथ है हमारी, जैसा कि हम मीटर ब्रिज में बात करते थे कि 100 सेंटीमीटर ना, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होती 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ आपको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दी जाएगी, ये बात आप याद रखना बच्चा। यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, ठीक है। देखो बच्चा, ये है मेरे पास 600 किलो ओम, ठीक है, 600 किलो, बहुत हैवी रेजिस्टेंस है 600 किलो ओम, और इसकी प्राइमरी की जो वोल्टेज है वो है 1.02, और इसकी वोल्टेज है 2 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। देखो बेटा, एक बात आप हमेशा याद रखना इस तरह के न्यूमेरिकल के साथ डील करते टाइम, कि इसकी जो ड्राइवर सेल की जो वोल्टेज है वो इस सेल से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अगर वो बड़ी नहीं है तो यहाँ पे फंक्शनिंग नहीं होगी, यहाँ पे फंक्शनिंग नहीं होगी। यहाँ अगर हमें स्मूथ फंक्शनिंग करानी है तो 100% श्योर है कि इसकी जो वोल्टेज है वो इससे हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। मतलब ड्राइवर सेल की वोल्टेज हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब देखो, आपसे क्वेश्चन किस तरह से बनाया गया, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। देखो देखो बेटा, ध्यान से पढ़ना है इसकी स्टेटमेंट को। कहता है कि यहाँ एक पोटेंशियोमीटर, ठीक है, विद ए सेल ऑफ 2 वोल्ट, internal resistance 0.4 ohm, maintaining a PD across the resistor wire AB. A standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt, ठीक है, gives balance point at 67.3। मतलब हमें सबसे पहले जो बैलेंस पॉइंट दिया है उसको लेंथ L1 के रूप में लिखना है, वो है 67.3 सेंटीमीटर, 67.3 सेंटीमीटर, ठीक है। टू एंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल, a very high resistance 600 kilo ohm is put in series with it, which is shorted close to the balance point, ठीक है। The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF E। अब कहता है ये स्टैंडर्ड सेल है, ये स्टैंडर्ड सेल है, अब इसकी जगह पे एक अननोन रेजिस्टेंस हमने अननोन ईएमएफ हमने लगा दिया E, और बैलेंस पॉइंट इज सिमिलरली फाउंड टू बी, मतलब 82.3। इसका मतलब हुआ कि L2 आपको दे रखा है 82.3 सेंटीमीटर, 82.3 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? देखो बच्चा, आपको यहाँ पे E1 की वैल्यू गिवन हो, ऑफ कोर्स आपको कहा कि इनिशियली हमारे पास है E1, तो E1 की वैल्यू है 1.02 वोल्ट। आपको याद होगा ना कि यहीं से हम कंपेयर करते थे, इसको मान लीजिए आप E1 के इक्वल, तो आपने दूसरी सेल जब लगाई तो यानी कि E1 अपॉन E2 किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, E1 अपॉन E2 होना चाहिए L1 अपॉन L2 के बराबर। आपको क्या चाहिए, आपको तो E2 चाहिए, तो E2 की वैल्यू कितनी होगी, E2 की वैल्यू हो जाएगी जी L2 अपॉन L1 इंटू E1। तो L2 की वैल्यू कितनी है जी 82.3 डिवाइड बाय L1, L1 की वैल्यू कितनी है 67.3, और E1 की वैल्यू है 1.02, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करते ही आपके पास जो आंसर आएगा, दिस इज नियरली इक्वल टू 1.3 वोल्ट, 1.3 वोल्ट। ये आपका ईएमएफ है सेकंड सेल। उसके बाद ये कहता है कि व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चा, इसने ये कहा कि यहाँ जो 600 किलो ओम का आपने रेजिस्टेंस लगाया है उसका क्या पर्पस है, ठीक है, क्या पर्पस है, इसका क्या पर्पस होगा भाई। आपको आगे गैल्वेनोमीटर लगा दिख रहा है, तो गैल्वेनोमीटर को देख के ही समझ जाओ कि गैल्वेनोमीटर किसको अलाउ करता है, वेरी स्मॉल करंट को अलाउ करता है, वेरी स्मॉल करंट को अपने में से पास होने के लिए अलाउ करता है। तो जहां पे हाई रेजिस्टेंस यूज किया गया हो, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि सर जी हमने हाई रेजिस्टेंस इसलिए यूज किया है ताकि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास हो सके,
क्योंकि इससे अगर ज्यादा करंट पास हुआ तो फिर ये वर्किंग मोड में नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, हाई करंट को मेजर और डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये बात आप सीधी सीधी लिख देंगे कि यहाँ पे 600 ओम किलो ओम का यूज इसलिए किया गया है ताकि स्मॉलेस्ट करंट इसके पास जाए, करंट की बिल्कुल स्मॉल अमाउंट इसके पास पहुंचे। क्लियर है? ठीक है। अब देखो तीसरी बात इसने कहा कि इस बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस। बेटा इससे ना, इस रेजिस्टेंस से कभी भी बैलेंस पॉइंट अफेक्ट नहीं होता, कभी भी बैलेंस पॉइंट अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट के लिए काम कर रहा है, स्मॉल तो जा ही रहा है इसके पास, तो बैलेंस पॉइंट इससे थोड़ी ना अफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसने आगे ये पूछा कि इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। क्या इस ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उसको अफेक्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं, जितना करंट आ रहा है उसके कारण हो रहा है। ठीक है, इसके रेजिस्टेंस के कारण उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर इज नो। ठीक है, इसका भी कोई फर्क नहीं रहेगा। उसके बाद इसने नेक्स्ट पॉइंट में मेरे को पूछा कि is the would the method work in the absolute situation if driver cell of potentiometer has an EMF of 1 volt instead of 2? हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहता है कि यहाँ पे 1 वोल्ट का मैंने EMF लगा दिया इंस्टेड ऑफ 2। कहता है कि 2 वोल्ट का EMF यूज करने की जगह पे मैंने 1 वोल्ट का EMF यूज किया, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? अब सोच लो बच्चों, देखो यहाँ पे 1.02 का लगा है और यहाँ पे हमने अब 1 का लगाया, तो क्या पोटेंशियोमीटर हमारा वर्किंग मोड में रहेगा? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ड्राइवर सेल की ईएमएफ हमेशा, ये ऊपर वाली है ड्राइवर सेल का ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे? इससे। ये कौन है? स्टैंडर्ड सेल से हमेशा ड्राइवर सेल का ईएमएफ, ठीक है ना, बड़ा होना चाहिए, तब भी फंक्शनिंग होगी, अदरवाइज फंक्शनिंग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद देखिए would the circuit work well for determining extremely small EMF, say of order of few millivolt? If not, how we can modify it? देखो भाई कि आप क्या करना चाहते हो कि would the circuit work well for determining extremely small EMF, मतलब क्या हम हमारे सर्किट को बिल्कुल स्मॉल ईएमएफ को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? ठीक है, अब देखो कि वेरी स्मॉल ईएमएफ कब आएगी? जब ये जे है ना, ये इसके बिल्कुल नजदीक लाई करेगा, ये जे इसके बिल्कुल नजदीक लाई करेगा। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये सिचुएशन कब आएगी पता है आपको? ये सिचुएशन तब आएगी जब यहाँ से करंट कम आएगा। यहाँ से करंट कब आएगा? एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, बस बन जाएगी बात। ठीक है ना, हाई रेजिस्टेंस लगा दो, या इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगा है उसकी वैल्यू कम कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दो, बट इससे ज्यादा मत कर देना। ठीक है ना, इससे ज्यादा मत कर देना, बट इसके नियरली इक्वल कर देना, बैलेंस पॉइंट नजदीक आ जाए। या फिर सीधा सा उपाय है कि इसकी सीरीज में क्या लगा दो? एक रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है ना, तो आप स्मॉल वैल्यू भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, आप स्मॉल वैल्यू भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो ये था भाई न्यूमेरिकल नंबर 22, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चा। और मैं कहता हूं कि इस बार के एग्जाम में आज जितने भी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, उसमें से एक न्यूमेरिकल 100% श्योर आएगा, 100% श्योर आएगा। तो आप ये बात याद रखें कि आज की क्लास आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, मेरे पास जो बच्चे बैठे हैं, आकर्षण, वालिया, अंकुरित, गीतांक्षी, हरप्रीत सिंह, मनजोत कौर, साहिलप्रीत सिंह, सार्थक महाजन, नेहा बिजू। ठीक है, बड़े ही ध्यान से क्लास अटेंड करनी है बेटा, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी बच्चा। एक न्यूमेरिकल 100% श्योर बन के आएगा ही आएगा, आपको आज कह रहा हूं, याद रखना ये बात। ठीक है, एज इट इज आ जाएगा बेटा ये न्यूमेरिकल। हाँ जी, देखो नेक्स्ट, देखो जी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन देंगे उसकी। देखिए जी,
देखो भाई नेक्स्ट मेरा जो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 23, जो सीबीएसई के एग्जाम में 2 बार आया है, 2 बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है जी। इसमें क्या कहा गया है कि इन फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर द कंपैरिजन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेस। अच्छा, इसमें कंपेयर किया गया 2 रेजिस्टेंसेस को। चलो जी, मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। मतलब इस तरह का आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना जी। ये आपका एंड ए है और ये है जी एंड बी आपके पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस एंड के थ्रू कनेक्ट करे गए हैं 2 रेजिस्टेंस, ठीक है। पहला आपको यहाँ पे ईएमएफ भी लगाना पड़ेगा, तो ये लीजिए जी आपकी ईएमएफ, यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं आपकी बैटरी, ठीक है। ये लो जी यहाँ पे बैटरी, ये है हमारी बैटरी। बैटरी को कनेक्ट करेंगे जी गैल्वेनोमीटर के साथ, और गैल्वेनोमीटर से पहले 2 रेजिस्टेंसेस के साथ। तो हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर रखे हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और दूसरा रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ, ठीक है। और इन सभी को जोड़ा गया है एक गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लगाया जी गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे हमने लगाया गैल्वेनोमीटर। देखिए क्या क्या चीजें हमने कनेक्ट करी हैं, और गैल्वेनोमीटर को जोड़ा है हमने जॉकी के साथ, मूवेबल जॉकी जी, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने लगाया है जी आपका ड्राइवर सेल, ड्राइवर सेल ये प्लस ये माइनस, ईएमएफ है इसकी ई के बराबर, ठीक है ना जी। या आप ले लीजिए E1 के बराबर, क्योंकि ई इसकी दी गई है भाई, हमें ई दी गई है, ठीक है। और यहाँ एक रजिस्टर लगा है हमारा, ठीक है, और यहाँ दूसरा रजिस्टर लगा है हमारा, ठीक है जी। इस रेजिस्टेंस का नाम हमने लिखा गया है, फिगर में दिया गया है आर और एक्स, और यहाँ दोनों के कनेक्शंस हमें कर देने हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है जी। और ये है आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को बोल देंगे हम लोग जी से, ठीक है ना जी। एक है हमारे पास ए एंड और दूसरा है हमारे पास बी एंड, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बनाया गया वो क्वेश्चन सुनते हैं और समझते हैं कि ये हमसे क्या पूछना चाहता है, ठीक है। चलो स्टार्ट। कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर आपको दिखाया गया है कि द बैलेंस पॉइंट विद रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 ओम, मतलब R इज इक्वल टू आपको 10 ओम दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे R इज इक्वल टू दिया है बेटा 10 ओम। तो 10 ओम के साथ आपकी जो लेंथ आती है वो आती है कितनी, 58.3 सेंटीमीटर, ये इतनी लेंथ आती है बेटा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं व्हाइल दैट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x, x के साथ आपकी जो लेंथ है L2 वो आती है 68.5 सेंटीमीटर, 68.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, what might you do if fail to find a balance point with the given cell of EMF E। मतलब अगर आप इस सेल के साथ बैलेंस पॉइंट नहीं निकाल पा रहे तो फिर क्या करें, ठीक है। देखिए फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है ना कि ईएमएफ को कंपेयर कैसे किया जाता है, आपको पता है कि इस बात का कि ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम करते हैं L1 अपॉन L2। आपको पता है E1 जो यहाँ पे ईएमएफ अगर हम ऐसे करते हैं ना E1 अपॉन E2 दिस इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 क्या होगा हमारा KL1 अपॉन L2, KL2 यही बात रहेगी। तो E1 अपॉन E2, E1 अपॉन E2 किसके इक्वल बनेगा हमारा, यहाँ पे ईएमएफ होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस E1 के लिए है R और E2 के लिए है X, तो I इंटू एक्स दैट शुड बी इक्वल टू K से K कट गया L1 अपॉन L2, यानी कि R बाय X इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 है 58.3, L2 है 68.5,
ठीक है, अब आपके पास x की वैल्यू तो सीधी आएगी 68.5 डिवाइड बाई 58.3 मल्टीप्लाइड बाई r की वैल्यू कितनी है बेटा 10। सॉल्व कर लीजिए बच्चा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, लगभग 11.8 ओम, लगभग 11.8। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से वैल्यू को क्या कर लिया, ठीक है, इस तरह से आपने क्या कर लिया कि वैल्यू कैलकुलेट कर ली किसकी, अननोन रेजिस्टेंस की, किसकी, x की, इस x की वैल्यू कैलकुलेट कर। अब देखो आपको क्या कहा गया कि अगर आप इससे इससे क्या नहीं कर पा रहे, बैलेंस पॉइंट नहीं निकाल पा रहे, तो एक बात सुनो बेटा कि इससे बैलेंस पॉइंट तब नहीं आएगा जब इसकी ईएमएफ जो है, इसकी जो ईएमएफ है वो ग्रेटर है किससे, ड्राइवर सेल की ईएमएफ से, ड्राइवर सेल की ईएमएफ से ग्रेटर है, तब आपको बैलेंस पॉइंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि या तो इसकी ईएमएफ को क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, या इसकी ईएमएफ को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, या फिर इसके इस ईएमएफ के सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दूं। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कि आपको बस इनमें से कोई चीजें करनी है और वो चीजें करते ही आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है ना, इसकी ईएमएफ कम होनी चाहिए इससे, ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके से इसकी ईएमएफ को बढ़ा दीजिए। ठीक है ना बेटा, ठीक है, या इसकी ईएमएफ को बढ़ा दीजिए। इसकी ईएमएफ को घटाना है भाई, सॉरी बढ़ाना नहीं है, इसकी ईएमएफ को घटा दीजिए, चाहे इसकी ईएमएफ को बढ़ा दीजिए, दोनों सिचुएशन में आपकी बात बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, अब मैं करता हूं एनसीईआरटी का लास्ट न्यूमेरिकल, 24th न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया है, किस तरह से काम किया गया है, चलो फिर बात करते हैं फटाफट से। देखो बेटा, ये जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात। ठीक है, आप इस बात को बिल्कुल भी अदरवाइज मत लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने सैंपल पेपर्स देखे हैं उनमें जो क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं वो इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है ना, इसी तरह के क्वेश्चंस बन के आए हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं फाइनल एग्जाम में पजल भी करते हैं, ये बात मुझे क्लियर पता है। तो अगर आज आप लोगों ने मेरे साथ ये न्यूमेरिकल कवर कर लिए तो आप मान के चलो कि आप इस कॉन्सेप्ट के राजा हो। ठीक है, नहीं तो फिर देख लेना भाई, आप लास्ट टाइम में इनमें पजल हो जाओगे और पजल होगे, फिर वो न्यूमेरिकल जो है वो आप गलत करके आओगे। ठीक है, और फिर आके आप मुझे कहोगे कि जगत सर ये देखो हम गलत करके आए हैं, है ना, तो फिर उस टाइम तो कोई फायदा नहीं होगा जगत सर को कहने का, है ना। तो आज ही इनको कवर कर डालिए भाई, इनमें कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, आज के दिन में आपको ये कंप्लीट करना है बच्चा। ठीक है, जो बाकी भी न्यूमेरिकल्स बचेंगे वो भी आप लोग कवर करके चलोगे। ठीक है, सभी न्यूमेरिकल्स को कवर करके चलना आपने। ये आपको डायग्राम दिया गया है जो मैं बना रहा हूँ, गिवन है ये क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह का डायग्राम आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में। हाँ जी, देखते जाइए और साथ साथ बनाते जाइए बेटा डायग्राम। डायग्राम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आप लोगों ने, जितने भी बच्चे बैठे हैं प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी मान लीजिए और ये भी मान लीजिए कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है ये चीज। ठीक है, आपको फाइनल एग्जाम में इस तरह के न्यूमेरिकल्स 100% श्योर है फेस करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है ना, आप ये मत सोच लेना कि कहीं ऐसे न्यूमेरिकल तो इस बार नहीं आएंगे, लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन करके इस बार पेपर वही बनाएंगे जो आप चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पेपर वो अपनी मर्जी से बनाएंगे, आपकी मर्जी से थोड़ी ना बनाएंगे। तो कहीं आप लोग ये बात सोच लो कि नहीं जी हमारी मर्जी से बनाएंगे, है ना आकर्षण, ऐसे मत सोच लेना बेटा। ठीक है, कि पेपर मेरी मर्जी से बनेगा इस बार, ठीक है, मैं कहूँगा वही पेपर बनेगा, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ये देखो बच्चा, ये हमने एक जोकी मूवेबल जोकी है जे,
ये आपके गैल्वेनोमीटर की दूसरी पोजीशन इसने दे रखी है, गैल्वेनोमीटर जी, और ये पहली पोजीशन है गैल्वेनोमीटर की। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, ये देखिए इस तरह का हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। ये 1.5 वोल्ट का हमारा क्या है बेटा, सेकेंडरी सेल है, ठीक है। और ये हमारा प्राइमरी या ड्राइवर सेल बोल देते हैं हम इसको, ड्राइवर सेल है हमारा, 2 वोल्ट दिया है। और यहाँ पे जो रजिस्टर लगाया उसका रेजिस्टेंस है 9.5, ठीक है ना बच्चा। तो अब आपको क्या पूछा गया इसमें, क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 24 है बेटा। सभी बच्चों के पास जिसके पास एनसीईआरटी की बुक है, प्लीज ओपन इट एंड चेक दैट न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें कहा है कि इस डायग्राम में एक 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 वोल्ट सेल, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है 1.5 वोल्ट सेल का। इसमें यही बात बोली है, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द सेल इन ओपन सर्किट, जब आपका सर्किट ओपन है, यानी कि आपका बैलेंस पॉइंट आता है जब कितना 76.3 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। When a resistor of 9.5 ohm is used in external circuit of the cell, the balance point shifts to कितना, कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, 64.8 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो जाता है, 64.8 सेंटीमीटर पे। The length of potentiometer that determine the internal resistance of the cell. एक्सटर्नल कितना है जी, एक्सटर्नल है मेरे पास कितना 9.5 ओम। इंटरनल मुझे निकालना है जी, इंटरनल निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी E/V -1 इंटू कैपिटल R, ठीक है। आपको पता है ना बच्चा कि EMF E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, KL1 के इक्वल होता है। अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज किया तो EMF किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में, दैट इज KL2, ठीक है। तो E/V की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, E/V को अगर हम डिवाइड करें तो K से K गया, दिस इज L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। L1 की वैल्यू है बेटा 76.3 और L2 की वैल्यू है बच्चा 64.8 माइनस 1 इंटू कैपिटल R की वैल्यू है बेटा 9.5, ठीक है। तो आप यहां से सॉल्व करेंगे, 76.3 माइनस 64.8 डिवाइड बाय 64.8 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, दिस इज, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आएगा 1.68, ठीक है ना, 1.68, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चा। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 24, न्यूमेरिकल नंबर 24, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चा, ठीक है। बहुत ही ध्यान से कवर करेंगे बच्चों, क्योंकि ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो फाइनल एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल कितने बच्चों को समझ में आए, क्या ये न्यूमेरिकल आपको बढ़िया लगे? सर इन एनसीईआरटी ओनली 23 आर देयर बट इन प्रदीप देयर आर, हाँ प्रदीप से देख लो बच्चे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक्चुअल में प्रदीप से निकाले हैं न्यूमेरिकल बेटा, ठीक है, मैंने प्रदीप से निकाले हैं ये बच्चा, ठीक है। हाँ अब देखो बेटा, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और निकालता हूँ आपके लिए, पोटेंशियोमीटर पे बेस है जो, ठीक है, और मीटर ब्रिज पे जो बेस हैं, जो सीबीएसई में पिछले सालों में आए हैं जो न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स मैं निकाल लेता हूँ और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हमें उनके साथ डील करना, ठीक है ना बच्चा। तो क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल्स हमसे बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे बड़े चैलेंजेस जो आते हैं वो पोटेंशियोमीटर में आते हैं। पोटेंशियोमीटर को पहले हम कवर करते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या चीज है। पोटेंशियोमीटर को जैसे ही कवर करेंगे मैं पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आप लोगों ने अगर थोड़ा भी एनालिसिस किया है तो आपने देखा होगा कि मीटर ब्रिज के, व्हीटस्टोन ब्रिज के ये न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें जो डिफिकल्टी आती है, हमें जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, केवल और केवल पोटेंशियोमीटर में आती है। आप लोगों ने ये बात देखी होगी कि पोटेंशियोमीटर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं। तो वो न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज मीटर ब्रिज में, ठीक है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में और किरचॉफ के लॉज में ज्यादा दिक्कतें हमें नहीं आती, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियोमीटर करवाऊंगा, पोटेंशियोमीटर, मीटर,
देखो बच्चा, इनकी जो डेरिवेशंस है 90% चांसेस रहे हैं पीछे में कि इनकी डेरिवेशंस कभी नहीं आई, ठीक है। लेकिन इस बार जो चीज नहीं आई वो चीजें आ सकती हैं, तो आप इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इट्स प्रिंसिपल। देखो बेटा, पोटेंशियोमीटर स्पेशली यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को मेजर करने के लिए, और ईएमएफ ऑफ टू सेल्स को कंपेयर करना, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल, इसका पोटेंशियोमीटर में सबसे पहला वर्ड ही पोटेंशियल है, तो इसका काम है क्या, इसका काम है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना, इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम भी करता है ये। और तीसरा जो काम है वो ईएमएफ ऑफ टू सेल्स को कंपेयर करने का भी काम करता है। कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने का काम भी ये करता है। कौन? पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली 3 यूजेस हैं। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना, और तीसरा ईएमएफ को कंपेयर करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फोर कॉपर वायर्स लेते हैं। 4 कॉपर वायर्स, नहीं वायर हमारी मैग्नीम की है, सॉरी, ठीक है। इनको कॉपर स्ट्रिप्स पे ये हेल्प से क्या करना है, अरेंज करना है इस तरह से पैरेलल। ये है हमारे पास 4 कॉपर, सॉरी बार बार कॉपर बोल रहे हैं, ये मैग्नीम की वायर है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारे पास वायर्स। अब इनको मैंने किसकी हेल्प से अरेंज करना है, इनको मैंने अरेंज करना है थिक कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से। ये देखिए जी, ये यहाँ एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी मैंने, ठीक है। यहाँ मैंने दूसरी कॉपर स्ट्रिप लगानी है जी, ठीक है। ये देखिए, इन दोनों को मैंने बैलेंस करना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक कॉपर स्ट्रिप लगा दी, ठीक है, और एक कॉपर स्ट्रिप मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है, और दूसरी कॉपर स्ट्रिप मैंने यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे, और एक कॉपर स्ट्रिप मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है जी। एक कॉपर स्ट्रिप मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है जी। ये है हमारी कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक है। अब देखो बच्चा कि इसमें जो वायर लगा है वो ऐसे मटेरियल का लगा है जिसका अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, लगभग 0 के बराबर होता है, लगभग 0 के बराबर होता है। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया बेटा, यहाँ पे इस तरह से एक वायर निकाली और इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी के साथ। यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक बैटरी लगाई है हमने, जैसा कि हमने पीछे कहा था कि हमारे पास करंट बहुत स्मॉल होगा, लेकिन यहाँ पे करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी। ज्यादा वैल्यू को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक एमीटर, ठीक है। एमीटर को मैंने ऊपर कनेक्ट किया एक वेरिएबल रजिस्टर के साथ। वेरिएबल रजिस्टर को हम बोलते हैं भाई रियोस्टेट, ठीक है ना। वेरिएबल रजिस्टर को हम बोलते हैं बेटा रियोस्टेट, ठीक है ना, रियोस्टेट। तो ये लीजिए जी, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया इस तरह से। वेरिएबल रजिस्टर है मेरे पास रियोस्टेट, ठीक है, RH रियोस्टेट। और यहाँ पे लगाया मैंने एमीटर, ये ऊपर प्लस और नीचे ये माइनस, ये एमीटर मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा। बैटरी जिसकी ईएमएफ है E के बराबर, जिसकी ईएमएफ है E के बराबर। इन सभी चारों वायर्स की जो लेंथ है वो है आपके पास कितना, हर एक वायर की लेंथ 1 मीटर है, तो चारों की लेंथ कितनी होगी 400 सेंटीमीटर, यानी कि 4 मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास A, ये हमारे पास B, ये आपका यहां से लेकर यहां तक 100 सेंटीमीटर, ये दूसरी 200 सेंटीमीटर, ये 300 सेंटीमीटर,
और ये है जी आपकी 400 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ऊपर हमने एक लीनियर स्केल का भी यूज किया है बेटा, ये हमारे पास लीनियर स्केल है इस तरह का, ये देखो ये हमने यहाँ लगा दिया एक लीनियर स्केल जिसकी लेंथ है कितनी 1 मीटर के इक्वल, जिसकी लेंथ कितनी है बेटा 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है ना, जिसकी लेंथ है 1 मीटर के इक्वल। मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये लीनियर स्केल है बच्चा, लीनियर स्केल। ठीक है ना जी, लीनियर स्केल का हमने यूज कर दिया। ये तो देखो जी इसका जो डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ वो डायग्राम आपका स्कीम डायग्राम है जो आप प्रैक्टिकल लैब में जाके आए हो अभी अभी ताजा ताजा। ठीक है, तो वहां पे भी आपने देखा ही होगा इसको खैर। ठीक है, अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है तो ठीक है। यहाँ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक की के थ्रू। ठीक है, इस तरह से एक की लगा देते हैं हम, की के। ठीक है ना, ये हमारे पास है 4 वायर्स। अच्छा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर तो आप यूज नहीं कर सकते, तो गैल्वेनोमीटर की जगह क्या यूज करेंगे फिर, वोल्ट मीटर यूज करेंगे। ऑफ कोर्स गैल्वेनोमीटर तो स्मॉल करंट को मेजर करता है और स्मॉल करंट है नहीं, यहाँ पे एमीटर लगा रखा है आपने। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से इसके ऊपर से पास कर दीजिए वायर इस तरह से। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दीजिए एक मूवेबल जोकी से, जो कि जे, जो कि क्या है आपकी जे के इक्वल है। यहाँ पे लेंथ आपकी कुछ भी आ सकती है, बैलेंसिंग लेंथ आपकी 100 में भी आ सकती है, 2 में भी आ सकती है, 300 में भी आ सकती है और 400 में भी आपकी बैलेंसिंग लेंथ आ सकती है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के पास जो वायर है वो मैग्नीन की या दूसरा जो एलॉय होता है, ठीक है, उसका नाम मुझे नहीं लेना आता। ठीक है, तो एलॉय यूज किया जाता है, एलॉय इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट लगभग 0 होता है, तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे एक मीटर स्केल को भी मैंने फिक्स किया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जोकी लगी है, मूवेबल जोकी है जो वायर के ऊपर मूव करेगी, जिससे हम बैलेंस पॉइंट फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कनेक्ट करी एक बैटरी जिसकी ईएमएफ है ई के बराबर। ठीक है, उसको एक हमने की से कनेक्ट किया गया है, ऊपर की के दिखाई है मैंने, एक रियोस्टेट है, रियोस्टेट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो इसका जो प्रिंसिपल है वो किस बात पे डिपेंड करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, चलो अब बात करते हैं। आपको पता है ना कि आपने लगाया वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आईआर होता है, और आर की जो डिपेंडेंसी है वो इस तरह से रो एल बाई ए होता है। तो यानी कि आपके पास V इज इक्वल टू आई रेजिस्टिविटी एल बाई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट रहेगा, लेंथ जो कि है की हेल्प से वेरी करेगी, करंट भी हमने कांस्टेंट सप्लाई कर दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हमने ले लिया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड दिस बिकम्स द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर कि पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एनी पोर्शन ऑफ द वायर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ठीक है, इसमें कंडीशन यही है कि आपका वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहना चाहिए और उससे कांस्टेंट करंट पास होना चाहिए, और उससे कांस्टेंट करंट क्या होना चाहिए बेटा, पास होना चाहिए। बस यही कंडीशन है बच्चा इसकी कि पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड। हाँ जी बेटा थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई थी, मैं अभी शेयर कर लेता हूँ दोबारा से। हाँ जी, हम बात कर रहे थे जिसकी, मैं वो बातें थोड़ी आगे बढ़ाता हूँ। हम बातें कर रहे थे पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर की हमने प्रिंसिपल उसका हमने देखा, डायग्राम हमने बना लिया था उसका। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमने लिखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, कि पोटेंशियल ड्रॉप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, हमने ये बताया उसका प्रिंसिपल। ठीक है ना, हमने क्या कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हमारे पास रहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है ना, यानी कि V और L के बीच अगर ग्राफ किया जाए तो वो रहेगा हमारा क्या, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा रहेगा। देखो बच्चा लास्ट टाइम यहाँ आज जितने बच्चे बैठे हैं
मैंने आप लोगों को एक चीज आज एक्स्ट्रा करवानी है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आगे वाली चीजें मैं आपको नहीं करवाऊंगा, कंपैरिजन में नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम बहुत बार कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है, ब्रीफ में उसका आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना बताऊंगा। हालांकि ये आर्टिकल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल पर न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ जो फाइनल मेरे पास वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रहेगी V इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस मेरा रहेगा EMF डिवाइड बाय R प्लस स्मॉल r, ठीक है। स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। और स्मॉल r बाय L, L इज द लेंथ ऑफ द वायर मल्टीप्लाइड बाय L, ये वो लेंथ है जहां पे बैलेंसिंग पॉइंट हमारे पास आता है, जहां पे बैलेंसिंग पॉइंट हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कि 10 o'clock कितने बच्चे आते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट के बाद हम अपनी क्लास को रिज्यूम करेंगे बच्चा, ठीक है। हाँ जी।